हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्यम इंग्लिश क्लासेज। आर्यम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, ये एक बुक है, इसको शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, इसके पहले आपको जो है हमारे 2000 सब्सक्राइबर आज पूरे हो गए हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का सहयोग था जो 2000 की फैमिली हमारी हो गई है, यूट्यूब परिवार। तो इस तरह से आप लोग अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए और हमारी तरफ से जो भी हेल्प हो सकेगी हम आपकी हेल्प करते रहेंगे। और इसलिए मैं आप ग्रामर की एक सीरीज़ चलाने जा रहा हूँ और आज से जो है इसमें रेन एंड मार्टिन जो इसके राइटर हैं, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। वैसे तो हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन इसका नाम है, लेकिन ये इंटरमीडिएट के लिए भी सारे सिलेबस इसमें हैं, इसी किताब में, और कोई भी कंपटीशन हो उसमें भी इसी से आते हैं। ये NCERT लेवल की किताब है जिसका हिंदी वर्जन है, ये इसी का इंग्लिश वर्जन भी आता है, लेकिन हिंदी वर्जन से हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में पूरा आ जाए। तो देखिए, एकदम शुरू से ग्रामर आपको कुछ नहीं आता है, तब भी अगर आप लगातार पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, पूरी गारंटी है। ये बहुत अच्छी बुक है, आप इसको खरीद भी सकते हैं। हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के नाम से आती है, जिसके राइटर हैं रेन एंड मार्टिन। लाल कवर में रहती है, ये आपको मार्केट मिल जाएगी। देखिए, अध्याय एक इसमें दिया है, हर अध्याय में एक्सरसाइज दिया है। हम आपको एक्सरसाइज भी बताएंगे, रूल भी बताएंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, बोलते अथवा लिखते समय हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। शब्दों का प्रयोग प्रायः समूह में किया जाता है, इसे हम वाक्य कहते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार शब्दों के समूह वाक्य कहलाता है, जिसके द्वारा पूर्ण भाव व्यक्त किया जाता है। तो आपको परिभाषा किताब में मिल जाएगी, इसमें से समझने के लिए आपको दिया गया है। तो परिभाषा तो नहीं पूछी जाती है, लेकिन आप कह सकते हैं जिसके द्वारा पूर्ण भाव व्यक्त हो उसे हम वाक्य कहते हैं। मतलब सार्थक शब्दों का एक ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो उसे वाक्य कहते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। तो कोई भी वाक्य है, जैसे इसमें लिटिल जैक हॉर्नर है, सैट इन ए कॉर्नर। एक लिटिल जैक हॉर्नर एक कोने में बैठ गया, कहने का पूरा सेंस निकल गया, पूर्ण भाव व्यक्त हो गया, इसलिए वाक्य कहेंगे। वाक्य 4 प्रकार के होते हैं, देखिए इस किताब के अनुसार। पहला है ऐसे वाक्य जो विवरण दें या निश्चयात्मक हों। तो विवरण या निश्चयात्मक हो जिसे आप कहते हैं डिक्लोरेटिव, अंग्रेजी में कहते हैं, या SR2 सेंटेंस आप जानते होंगे। SR2 को डिक्लोरेटिव भी कहते हैं। डिक्लेयर मतलब विवरण करना, देना। जैसे हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन ए वॉल, ठीक है। इसमें अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों प्रकार के होंगे, ध्यान देना। डिड नॉट सिट ऑन द वॉल भी इसमें हो सकता है। हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन ए वॉल, डिड नॉट सिट आ जाएगा तो नहीं बैठा दीवार पर। वे वाक्य जो प्रश्नवाचक होते हैं, प्रश्नवाचक कहते हैं, जान ही रहे हो आप। वेयर डू यू लिव या डू यू लिव भी कह सकते हो, तब भी वाट, ठीक है। आर यू हंग्री, इस तरह से फर्स्ट टाइप या सेकंड टाइप सहायक क्रिया से भी होते हैं, WH फैमिली से भी होते हैं, ठीक है। ये आपको इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। वे वाक्य जो आगे हैं, प्रार्थना विनय व्यक्त करें, तो आज्ञा प्रार्थना सलाह ये सब, जैसे बी क्वाइट शांत रहो, है मर्सी अपाना संपर्दया करो, तो ये सब क्या है, देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, इसको इम्परेटिव कहते हैं। और वे वाक्य जो प्रभावशाली भावनाओं को व्यक्त करें, जैसे हाउ कोल्ड द नाइट इज, ठीक है। इसमें देखिए लास्ट में इंटरजेक्शन लगा है, हाउ से शुरू है, वाट या हाउ से, वाट इज सेम, कितने शर्म की बात, एलास, ओ आ, इन सभी से शुरू होते हैं। तो उसको हम प्रभावशाली भावनाओं को ये व्यक्त करते हैं, इनको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य या विस्मयादिसूचक वाक्य। इसके अलावा आपको किताबों में 500 प्रकार भी मतलब मिल जाता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस एक है, कुछ किताबों में ऐसे दिए। ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी को कुछ किताबों में एक कर दिए, इसलिए 4 ही प्रकार बताए गए। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस माने होता है इच्छावाची वाक्य, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करें। इस तरह से लास्ट में इसमें विस्मयबोधक का निशान लगा रहता है। तो ये 5 प्रकार होते हैं ओवरऑल, ठीक है। और इसके अलावा अब सिंथेसिस के हिसाब से 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सिंपल सेंटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं। इस तरह से पूरा देखा जाए तो 8 प्रकार के होते हैं। तो सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, ये 2 वाक्यों को जोड़ के बनाए जाते हैं। आगे आपको पढ़ाया जाएगा इसके बारे में। अब देखिए, ये आपका थोड़ा सा परिचय दिया गया था। अब अध्याय 2 में जो बताया गया, उद्देश्य और विधेय, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो इसमें क्या है कि वाक्य बनाते समय हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं और उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहते हैं। तो जिस व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे, जिसके और उसी के बारे में हम कुछ कहते हैं, ठीक है। देखिए, दूसरे शब्दों हमारे पास ऐसा उद्देश्य माने सब्जेक्ट होना चाहिए जिसके विषय में हम कुछ कहें और उस उद्देश्य के विषय में कुछ व्यक्त करें। इस प्रकार वाक्य के 2 भाग हो गए, जिसके व्यक्ति या वस्तु का जो नाम लेंगे वो सब्जेक्ट हो गया, उसके बारे में व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो कुछ कहेंगे वो उसका उद्देश्य, उसके अलावा जो है विधेय हो गया। इस तरह से वाक्य के 2 भाग होते हैं। वह भाग जो व्यक्ति या वस्तु का उल्लेख करे, जिसके विषय में हम विवरण दें, उसे वाक्य का उद्देश्य कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं।
और इसके अलावा देखिए वह भाग जो उद्देश्य के विषय में कुछ बताया उसे वाक्य का विधेय कहते हैं। अगर आप इसके बारे में बहुत डिटेल पढ़ना चाहते तो आप ग्रामर की इसी में प्लेलिस्ट में जाइए। ग्रामर में हम आपको बोर्ड पे पूरा इसको पढ़ा के वीडियो डिटेल में बनाए हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे है, उसके भाग क्या हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कम्प्लीमेंट, ये सब बहुत डिटेल पढ़ाए हैं। ये आपको किताब का जो एक्सरसाइज हम हल कराएंगे, इसलिए इसके बारे में जो इसमें लिखा गया समझा दे रहे हैं ताकि आपको समझ में पूरा आ जाए। परीक्षा में क्योंकि नियम लिखने के नहीं आता है, इसलिए आप समझते चले जाइए। अब देखिए आगे है जो उद्देश्य के यानी सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए उसे विधेय कहते हैं। यानी कि सिंपली आप इतना जान लें जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे, और जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए उसे हम प्रेडिकेट कहेंगे। तो दो ही भाग होते हैं तो वाक्य में। अब देखिए होगा क्या, सब्जेक्ट और प्लस प्रेडिकेट दो ही भाग हैं, तो सब्जेक्ट आप जान लेंगे जिसके बारे में कुछ कहा जाएगा, जो बचेगा वो प्रेडिकेट हो जाएगा। अब इसका हम तरीका भी बता देंगे कैसे पहचानोगे वाक्य में। प्रत्येक वाक्य का उद्देश्य विधेय से पहले आता है, किंतु कभी कभी यह विधेय के बाद भी आता है। तो मतलब जो उद्देश्य का मतलब सब्जेक्ट, तो कर्ता जिसको कहते हैं आप, सब्जेक्ट हम पहले ही आता है लेकिन कभी कभी बाद में भी आ जाता है, क्योंकि जैसे पोर्ट्री वोट्रिक लैंग्वेज होती है वो तो कभी वगैरह कभी लेट में भी लिख देते हैं, और कुछ ऐसे रूल्स भी हैं कहीं कभी, क्योंकि इंग्लिश में हर चीज़ का अपवाद है। तो अपवाद वाला आप ज़्यादा विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि रूल से आप कर ही ले जाएंगे। जैसे देखिए लास्ट में भी आ सकता है, जैसे हियर कम्स द बस, यहाँ बस आती है। ले किसके बारे में बात किया जा रहा है, बस के बारे में। आने का काम कौन कर रहा है, बस। जो कोई काम करे या जिसके बारे में बात किया जाए उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। तो यहाँ बस सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट पहचाने की आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं। वर्ब जो होती है, जैसे यहाँ बस आती है, कौन आती है, बस, ठीक है। तो जो आती है जो वर्ब है उसमें प्रश्न लगा लीजिए कौन, इंग्लिश में हु कम्स, बस कम्स, ठीक है। कौन प्रश्न कर लीजिए, कौन, जो भी सब्जेक्ट रहेगा वो पता चल जाता है। कभी कभी क्या प्रश्न करने से भी आ जाता है, लेकिन मोस्टली जो है कौन प्रश्न ही आप करिए। क्लियर, कौन से नहीं पता चले तब भी क्या होता। तो जैसे कहते हैं कि हियर कम्स द बस, इसमें प्रश्न करें कौन आती है, बस आती है, तो ये सब्जेक्ट ही है आपका। और इसके बाद हियर आपका एडवर्ब है, कम्स जो है वर्ब है, ठीक है। अब स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। अब इसमें देखिए क्या है कि स्वीट आर, अब आप सोचेंगे स्वीट को सब्जेक्ट तो आर नहीं, गलत हो जाएगा, इज रहेगा, लेकिन ये स्वीट सब्जेक्ट नहीं, इसलिए वाक्य सही है। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, कठिनाइयों का परिणाम मधुर होता है। यूजेज माने उपयोग या परिणाम, तो यहाँ परिणाम कर लिया जाएगा। एडवर्सिटी माने कठिनाई, कठिनाई का परिणाम जो है, कठिनाई के जो परिणाम होते हैं मधुर होते हैं। यानी कि आप कोई, ये कहावत भी है, शेक्सपियर इसको लिखे हैं। तो यानी कि जो हमारे लाइफ में कठिनाई आएगी, हम उसका अगर फेस करेंगे, सामना करेंगे, तो जो रिजल्ट निकलेगा स्वीट आएगा। क्लियर, यानी आज आप कठिनाई करके पढ़ लेंगे तो कल आप अच्छी नौकरी पा जाएंगे, तो कठिनाइयों का परिणाम क्या हो जाएगा, मधुर हो जाएगा। तो इस तरह से स्वीट आर द यूज ऑफ यूनिवर्सिटी, कठिनाइयों का परिणाम मधुर होता है। तो मधुर होता है क्या होता है मधुर, कठिनाइयों का परिणाम। तो यहाँ परिणाम जो है, यूजेस जो है, ये आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, इसके पहले द लगा है, इसके बाद आप है एडवर्सिटी, आपके बाद वाला कभी सब्जेक्ट नहीं माना जाता, उसके पहले वाला माना जाता है, ठीक है। तो यूजेस के अनुसार यहाँ आर सही है, कठिनाई का परिणाम होता है। क्लियर, ये इसको ऐसे भी यूजेज ऑफ एडवर्सिटी आर स्वीट, बात एक ही हुआ। इस तरह से सब्जेक्ट आप कभी कभी पहचानने में गलती कर देंगे, तब भी आप वर्ब गलत लगा देंगे तो वाक्य गलत हो जाएगा। आगे सूचक वाक्यों में इंपरेटिव सेंटेंस यानी सब्जेक्ट छोड़ दिया जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट रहेगा आगे सूचक वाक्य में, उसको छोड़ दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, सिट डाउन माने यहाँ सब्जेक्ट यू छिपा हुआ है, ठीक है, बैठ जाओ। आप किसी सामने वाले से कहेंगे तो यू का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन कहते नहीं कि तुम बैठ जाओ, कहा तो अब बैठ जाओ। थैंक हिम, उसे धन्यवाद दो, यहाँ भी सब्जेक्ट यू छिपा है, यानी इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू छिपा रहता है, ठीक है। तो अब चलिए देख लेते हैं इसका अभ्यास, व्याकरण का अभ्यास। अब देखिए यहाँ क्या दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य और विधेय छाटिए। तो पहले तो आप इसको जो है वीडियो को पॉज करके देख लीजिए कौन सा सब्जेक्ट है, अपने हिसाब से आप उसको पहले सॉल्व कर लीजिए, तब उसके बाद मैं आंसर बताऊँ तो मिला लीजिए, ठीक। चलिए देख लेते हैं अब इसका आंसर। क्रैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम। क्लियर, क्रैकलिंग माने क्या होता है, क्रैकलिंग माने होता है गीज माने हंस, हंस का जो है क्रैकलिंग करना, उसकी आवाज़ जो है, ठीक है, हंस का गूंजना जो है, कूकना जो है, सेव्ड रोम, रोम को क्या किया, बचा लिया। अब इसमें अगर सब्जेक्ट की बात की जाए, सब्जेक्ट कौन है, तो क्रैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम, बचाया। कौन बचाया रोम को, क्रैकलिंग ऑफ गीज, गीज का क्रैकलिंग करना बचाया। तो इसमें सीधी सी बात है, सब्जेक्ट क्या है, क्रैकलिंग ऑफ गीज। क्लियर। अब देखिए दूसरा क्या है, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, लड़का जलते हुए डेक माने जहाज का जो छत होता है उस पर जो है खड़ा हुआ। इसमें प्रश्न करे खड़ा हुआ, कौन खड़ा हुआ, द बॉय, ठीक है। तो द बॉय इसमें आपका क्या है, आपका सब्जेक्ट है।
जो बच गया सब्जेक्ट के अलावा वर्ब से लेके ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट सब प्रेडिकेट ही होता है। उसके बाद है ट्यूबन केन वाज ए मैन ऑफ माइट। ठीक है, तो कौन सब्जेक्ट है इसमें? मैन ऑफ माइट, शक्तिशाली व्यक्ति था। कौन था? ट्यूबन केन था। तो ट्यूबन केन आपका सब्जेक्ट हो गया। स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक ए प्रिजन। ठीक है, स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक ए प्रिजन, पत्थर की दीवारें जेल नहीं बनाती। तो कौन नहीं बनाती हैं? स्टोन वॉल्स, पत्थर की दीवारें। तो इसमें वाल नाउन है, स्टोन आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का काम यहाँ कर रहा है। द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स डिलाइट्स अस। तो कौन इसमें डिलाइट्स आनंदित करता? कौन करता? सिंगिंग ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का गाना। तो इसमें आपका ये पूरा सब्जेक्ट है सिंगिंग ऑफ बर्ड्स। सब्जेक्ट एक शब्द का भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि सिंगिंग ऑफ बर्ड्स पक्षियों का गाना, तो ये पूरा आपका जो है सब्जेक्ट है। मिस किटी वाज रूड एट द टेबल वन डे। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है इसमें? मिस किटी वाज रूड एट द टेबल वन डे। टेबल मतलब भोजन पर एक दिन जो है असभ्य थी, तो यह टेबल पर जो है असभ्य व्यवहार की। तो मिस किटी कौन? ठीक है, मिस किटी इसमें सब्जेक्ट हो गया। ही हैज़ ए गुड मेमोरी, उसके पास एक अच्छी याददाश्त है। ठीक है, किसके पास है? यह कौन है जिसके पास अच्छी याददाश्त है? ही इसमें सब्जेक्ट हो गया। क्लियर? उसके बाद जो है अगले वाक्य में बताइए, ही हैज़ ए गुड मेमोरी हो गया। बैड हैबिट्स ग्रो। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है? बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली, बुरी आदतें जो है अनकॉन्शियसली बिना सोचे समझे जो है ग्रो बढ़ जाती हैं। तो कौन बढ़ जाती हैं? ठीक है, ग्रो मीन्स होना या बढ़ना, बैड हैबिट्स। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर धरती घूमती। कौन घूमती है? द अर्थ, सब्जेक्ट द अर्थ हो गया। नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन, सबसे अच्छा फिजिशियन होती है नेचर। तो कौन होती है? नेचर। एडिसन इन्वेंटेड द फोर्नोग्राफ। तो कौन इन्वेंटेड, कौन आविष्कार किया? एडिसन। दोस्तों हम फटाफट बता दे रहे हैं ताकि ज़्यादा समय नष्ट ना हो। द सी हैथ मेनी थाउजेंड सैंड्स, तो जिसमें कठिन रहेगा उसका एक्सप्लेन करेंगे। द सी हैथ, समुद्र के, हैथ मीन्स होता है पास, समुद्र के पास मेनी थाउजेंड सैंड्स। क्लियर? किसके पास है मेनी थाउजेंड सैंड्स? समुद्र के पास। सी हो गया। इसके बाद वाले में वी हो गया, डायरेक्ट बता दे रहे हैं क्योंकि अगले वाक्य में जो है बोरोड गारमेंट, सुधार लिए गए कपड़े हो गया। द अर्ली बर्ड, ठीक है, कैचेज द वार्म। अर्ली मतलब तड़के, जल्दी जल्दी जो पक्षी जो है जाएगी, कैचेज द वार्म, कीड़े को पकड़ लो। अब यहाँ क्या या उत्सुक भी कह सकते हो, उत्सुक पक्षी। तो जिसमें शुरुआत में ही सब्जेक्ट है, कोई समझ में दिक्कत नहीं है, जिसमें डिफिकल्ट होगा बताएंगे। आल मैटर इसके बाद सब्जेक्ट है। इस्लामाबाद सब्जेक्ट है। वी सब्जेक्ट है। आल रोड्स इसमें सब्जेक्ट है। ए गिल्टी कॉन्साइड्स सब्जेक्ट है। ए ब्यूटीफुल रेनबो सब्जेक्ट है। क्लियर? अब यहाँ क्या है? ए ब्यूटीफुल रेनबो, एक सुंदर रेनबो, यही इतना ही सब्जेक्ट है। अब सून फेड अवे आपका प्रेडिकेट है। ये ना सोचिए कि फेडेड वर्ब है तो ये सून भी सब्जेक्ट है, नहीं। सून आपका एक एडवर्ब है, ये फेडेड का पार्ट है, फेड। ठीक है, रेनबो मतलब फेड अवे मतलब होता है डिसअपियर, गायब हो जाना। ठीक है, तो गायब हो गए, कब गायब हो गए? शीघ्र ही। तो ये आपका एडवर्ब है सून। ठीक है, एडवर्ब जो है वर्ब का पार्ट होता है क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई करता है। यहाँ नाउन जो है आपका वर्ब था, इसका एडजेक्टिव रेनबो था। तो यहाँ सून ब्यूटीफुल रेनबो ही आपका सब्जेक्ट है। नो मैन इसमें सब्जेक्ट है। ए सिक रूम सब्जेक्ट है। द ड्यू ड्राफ्ट्स, उसकी बूंदें, ये आपका सब्जेक्ट है। आई सब्जेक्ट है। ए बार्किंग साउंड सब्जेक्ट है इसके बाद। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स ए हर्मिट। अब इसमें आप सब्जेक्ट बताइए 27 में, इसमें गलती कर सकते हैं। ऑन द टॉप ऑफ द हिल, पहाड़ी की चोटी पर लिव्स ए हर्मिट, एक हर्मिट रहता है। प्रश्न इसमें करिए रहता है, कौन रहता है? हर्मिट रहता है। कहाँ रहता है? ऑन द टॉप ऑफ हिल, तो कहाँ? तो ये आपका क्या है? ये तो आपका एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान बता रहा है। तो देखिए सब्जेक्ट इसमें क्या है आपका? ए हर्मिट। कौन रहता है? हर्मिट रहता है। एक बात आपको यह भी ध्यान देना है कि सब्जेक्ट जो है हमेशा कौन रहेगा? सब्जेक्ट या तो कोई नाउन रहेगा या तो प्रोनाउन होता है। क्लियर? नाउन या प्रोनाउन होता है, या नाउन प्रोनाउन के जैसा कोई शब्द होता है। नाउन प्रोनाउन के जैसे शब्द जैसे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म भी नाउन प्रोनाउन, जैसे टू आ कीजिए गुड एक्सरसाइज, या ठीक है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ना करके फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ये भी सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। क्लियर? तो इस तरह से नाउन जीरेंड भी हो सकता है सब्जेक्ट, क्योंकि जीरेंड भी नाउन का काम करता है। क्लियर? जैसे स्लीपिंग इज मस्ट फॉर लाइफ, सोना जीवन के लिए आवश्यक है। तो जीरेंड मतलब ना नहीं आता उसकी हिंदी में, तो इसलिए से जीरेंड या इन्फिनिटिव ये सभी जो है सब्जेक्ट हो सकते हैं, और यानी कि नाउन का काम करते हैं। तो नाउन या नाउन प्रोनाउन के जैसा कोई शब्द भी सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे हु कॉल्स यू, तुम्हें कौन बुलाता है? तो
ये हु भी सब्जेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि हु जो है कॉल्स यू, तुम्हें कौन बुलाता, मान लीजिए हु की जगह किसी का नाम मोहन, तुम्हें मोहन बुलाता, तो ये हो गया ना प्रोनाउन है। क्लियर? रिलेटिव प्रोनाउन है हु। तो इस तरह से कभी कभी प्रोनाउन भी जो है, प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन हो या कोई भी प्रोनाउन हो, अगर जो सब्जेक्ट का काम करता है ये तो वो होता है, नहीं प्रोनाउन होगा या तो नाउन होगा बस, और कोई भी शब्द जो है सब्जेक्ट का नहीं हो सकता है। इतना आपको ध्यान देना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आज कुछ बेसिक जानकारी आपको बताया गया। इस तरह से अगले वीडियो में हम आपको फ्रेज बताएंगे और क्लास बताएंगे, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ाया जाएगा पूरा, एक एक टॉपिक, फिर एक्टिव पैसिव डायरेक्ट सब कुछ कवर किया जाएगा। आप बने रहें चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, घंटे दबा लीजिए, ताकि आपको डेली आपको जो है अब यूज़फुल वीडियो इस तरह से मिलती रहेगी। ग्रामर, स्कूल प्लस कॉम्पिटिटिव हर जगह काम आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।